देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये 7 स्टार्ट किए थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पे किया था जो कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो अपना अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे उसके रिगार्डिंग जो एस बना हुआ है वो A7 था। तो अभी हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे यहाँ से देखते हैं। इलास्ट्रेशन 6 पहले कर लेते हैं। सभी करेंगे लेकिन लास्ट क्लास जो कंसेप्ट पढ़ा था उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होना पॉसिबल है वो कर लेते हैं पहले। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है ये भी बता देते हैं, ठीक है। इससे मतलब एक कंसेप्ट पता चल जाएगा तो और लिखवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला है कि एंटिटी एक्स वाई कॉन्ट्रैक्ट्स विद ए बी टू कंस्ट्रक्ट 2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन द सेम प्रीमाइसेस। तो एक्स वाई ने एंटिटी एक्स वाई कॉन्ट्रैक्ट्स विद ए बी मतलब ए बी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता होगा, इसीलिए इससे बोला गया कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना के दो। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर और ये इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग इन द सेम प्रेमाइसेस। तो इस जगह के अंदर मान लो 2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनेगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ बिल्डिंग विल बीइंग साइमल्टेनियसली दोनों बिल्डिंग का काम एक साथ ही चलेगा। बिल्डिंग मेटेरियल कंस्ट्रक्शन वर्क एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज विल गो ऑन इन पैरेलल टू प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग्स टू एंटिटी एक्स वाई। बोल रहा है दोनों का काम साथ साथ चलेगा, चाहे वो मेटेरियल के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे वो कुछ और एक्टिविटी हो। दोनों में एक ही साथ, जैसे इसका मटेरियल का काम चल रहा है तो इसका भी चलेगा। इससे कॉस्ट सेविंग होता है, मतलब बार बार एक बार इसका काम फिर इसका, तो इसमें क्या होता है खर्चा ज्यादा लग जाएगा ना। जैसे मटेरियल आया रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल लेके आने का तो एक खर्चा होगा, तो उसी खर्चे में खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। मतलब एक साथ करते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट सेविंग्स होता है। अगर हम लोग अलग अलग करेंगे कि ये पूरा कंस्ट्रक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद, तो सेम प्रोसेस फिर से दोहराने के लिए हमारा एक्स्ट्रा तो कुछ लग ही जाएगा। तो वही बोल रहा है कि एक साथ सारे काम होने चाहिए। दिस ऑल्सो हेल्प्स ए बी अचीव ए टाइमली कंप्लीशन ऑफ द 2 बिल्डिंग्स। और इससे क्या होता है टाइमली उसे 2 बिल्डिंग एक साथ मिल भी जाएगा। एंड नेगोशिएट ए कंसोलिडेटेड प्राइस फॉर द 2 बिल्डिंग्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सारे प्रपोजल दे दिया और नेगोशिएशन किया कि दोनों बिल्डिंग के प्राइस को जो है कंसोलिडेट करके बताओ। मतलब जो ए बी है, ठीक है, ए बी को एक्स वाई ने बोला कि तो फिर ये 2 बिल्डिंग बनाने का प्राइस जोड़ के बताओ, मतलब अलग अलग मत बताओ कि इसको बनाने का इतना खर्चा इसको बनाने का इतना खर्चा। कॉन्सोलिडेट करके दोनों बिल्डिंग का प्राइस बता दो कि बनाने का क्या खर्चा लगेगा, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहा है देखो यहाँ पर, इससे क्या समझ में आता है, ये कंसेप्ट है। बोल रहा है कि मतलब एग्जाम्पल से समझाया, द अबव एग्जाम्पल सजेस्ट दैट देयर इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएटेड टू कंस्ट्रक्ट 2 बिल्डिंग्स। तो ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब बिल्डिंग, ये मान लो बिल्डिंग 2 बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2। तो बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया कि पहले एक्स वाई एंटिटी गया और बोला बिल्डिंग 1 बनाएंगे ऐसा ऐसा बना के दो, फिर उसके बाद बोला कि बिल्डिंग 2 बना के दो, ऐसा ऐसा नहीं, दोनों के लिए एक ही साथ उसने बात किया, ठीक है। तो इसको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो नेगोशिएटेड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। और देखो ये इंटर रिलेटेड भी है। इंटर रिलेटेड पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पर, एकदम स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने थ्योरी लिखा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स में कौन से एसेट्स कवर होते हैं, जो एसेट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड या कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट का मतलब है इन टर्म ऑफ देयर डिजाइन टेक्नोलॉजी एंड फंक्शन। तो यहाँ पर तो वही हो रहा है ना, दोनों एक ही जैसा है, उसमें सेम मटेरियल लग रहा है, सेम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इंटर रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट इन टर्म ऑफ देयर अल्टीमेट
पर्पस एंड यूज, ठीक है, कि इनका जो पर्पस और यूज है उसके हिसाब से ये इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट एसेट हुआ। देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज को यहाँ पर डिफाइन किया है। तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है। और ये कौन सा वाला है, ये है ग्रुप ऑफ एसेट के हिसाब से। ये देखो, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर, ये नेगोशिएट हुआ था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स और कॉम्बिनेशन। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स का था, और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट तब माना जाता है जब एसेट्स आपस में इंटर रिलेटेड या इंटर डिपेंडेंट होते हैं। और एसेट्स इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर वो टेक्नोलॉजी के तरफ से बनाने का जो टेक्नोलॉजी है, डिजाइन है, वो सारी चीजों के तरफ से अगर सेम है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था, यहाँ पर बोल दिया ना कि दो बिल्डिंग को बनाने का जो काम है वो सेम तरीके का है, एक ही साथ पैरेलली हम लोग कर सकते हैं। एक साथ तब कर सकते हैं ना जब एक ही तरीके का उसमें काम हो रहा है। तो ये देखो, मटेरियल सेम लग जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम भी जो होगा वो भी सेम टाइप हो रहा है, अदर रिलेटेड एक्टिविटी विल गो ऑन इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलली कर सकते हैं, इसका मतलब सेम टाइप ऑफ काम है, तो इसका मतलब ये हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यहाँ तो क्वेश्चन तो दिया नहीं था, बट ये एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। फिर एग्जाम्पल टू में देखते हैं क्या बोला है। एग्जाम्पल टू में बोला है, एच ए सोल प्रोप्राइटर कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एमएस डीएम कंस्ट्रक्शन टू डिसमेंटल हिज ऑफिस प्रीमाइसेस एंड कंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। तो बोल रहा है कि जो ऑफिस प्रीमाइसेस है उसे पूरा तोड़ फोड़ करके एकदम शुरुआत से उसे बनाने के लिए बोला है। तो क्या ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल ये भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं वही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्ट्रक्शन भी इंक्लूड होता है, डिमोलिशन जिसे बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन करवाने का जरूरत पड़ सकता है। अगर हम लोग ऐसे जगह पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं जहां पहले से कुछ बना हुआ है, तो उसे डिस्ट्रैक्ट या तोड़ के या रिस्टोर करके फिर से बनाना पड़ेगा, तो वो भी इस A7 में कवर होता है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल वही बोला है, ठीक है। मतलब जैसे एमसीक्यू वगैरह में पूछ ही सकता है ना, इन द गिवन केस द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स बोथ डिमोलिशन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर दोनों चीज आ जाएगा, जो तोड़ने का बात बोला है वो भी कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा, और जो कंस्ट्रक्ट करने का बात बोला गया है वो भी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हम लोगों ने एक बार देख लिया। फिर इलास्ट्रेशन वन, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला मैंने थ्योरी लिखवाया नहीं है, लेकिन ये एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। हम बता देते हैं यहाँ से क्या बोला है। बोल रहा है कि XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, अंडरटेक द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो सीधा बात है कि XYZ कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और इन्होंने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। It has separate proposal raised for each unit to be constructed in the industrial complex। तो बोल रहा है कि इनके पास अलग अलग प्रपोजल आया था, ठीक है, फॉर ईच यूनिट टू बी कंस्ट्रक्टेड। इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स है वो तो काफी बड़ा होगा, उसके अंदर जितने भी यूनिट बनेंगे उसके लिए सेपरेट प्रपोजल आया था। सिंस ईच यूनिट इज सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, मतलब हर एक यूनिट के लिए अलग कंस्ट्रक्शन प्राइस नेगोशिएट हुआ। ही इज एबल टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू ईच यूनिट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हर एक यूनिट का क्या कॉस्ट है, ठीक है, कितने में उसे बेचना है, वो उनको आइडेंटिफाई करने में जो है आसानी हुआ, वो आइडेंटिफाई कर भी लिए। शुड XYZ लिमिटेड ट्रीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच यूनिट एज ए सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू A7। तो क्योंकि इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही अलग अलग यूनिट बना है, और सभी यूनिट के लिए अलग निगोशिएशन हुआ, प्राइस का अलग कॉस्ट कैलकुलेट किया गया, अलग रेवेन्यू बताया गया। तो बोल रहा है क्या ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के मतलब A7 के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स बनाने के लिए हम लोग नेगोशिएशन कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट। तो यहाँ पर एक ही जगह पे बहुत सारे एसेट्स बन रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि एज पर A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कवर्स ए नंबर ऑफ एसेट्स, मतलब ये वाला लाइन, नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स, मतलब व्हेन कंस्ट्रक्ट नंबर ऑफ एसेट्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कब मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है ना कि क्योंकि एक ही
इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग यूनिट बन रहा है और सबके लिए अलग अलग जो है नेगोशिएशन हुआ है, अलग कॉस्ट अलग रेवेन्यू, तो क्या हम लोग हर एक यूनिट के साथ एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करें हर एक यूनिट के लिए, ये पूछा है। तो वही चीज का आंसर दिया है, बोल रहा है कि एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वेन ए कॉन्ट्रैक्ट कवर्स ए नंबर ऑफ एसेट्स, जैसे एक ही इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे यूनिट बने, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट, मतलब हर एक यूनिट का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसे क्या ट्रीट करना है, शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन। हम लोग सेपरेट कंस्ट्रक्शन ट्रीट कर सकते हैं व्हेन, जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो। तो हमें पूछा है ना कि क्या ये सेपरेट कंस्ट्रक्शन ट्रीट कर सकते हैं, बोल रहे कर सकते हैं जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो। सबसे पहला ये हम मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक, यहीं से पढ़ा रहे हैं, तब कर सकते हैं। बोल रहा है कि सेपरेट प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच एसेट, अगर हर एक एसेट के लिए सेपरेट प्रपोजल इनके पास आया हो तो, जो कि आया है, ठीक है। ईच एसेट हैज बीन सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन एंड द कॉन्ट्रैक्टर एंड कस्टमर हैव बीन एबल टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ईच एसेट एंड द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हुआ है इस क्वेश्चन में। देखो कॉस्ट और रेवेन्यू सभी आइडेंटिफाई किया गया है सेपरेटली, यहाँ पर बोला है, यहाँ क्वेश्चन में बता दिया था। यहाँ पर बोला है कि ही इज एबल टू आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड रेवेन्यू एट्रीब्यूटेबल टू ईच यूनिट। तो अच्छा बात है, तब हम लोग सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट सबके लिए मान सकते हैं कि हर एक यूनिट के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। सेपरेट प्रपोजल आया था, ये कहाँ बोला गया है, ये देखो सेपरेट प्रपोजल रेज्ड हुआ था हर एक यूनिट के लिए। फिर यहाँ पर बोला है ईच एसेट हैज बीन सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, हर एक एसेट के लिए सेपरेट नेगोशिएशंस भी होने चाहिए, तो वो भी बोला था यहाँ पर। सिंस ईच यूनिट इज सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन, सबके लिए सेपरेट नेगोशिएशन हुआ था। एंड द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब यहाँ पर XYZ, ठीक है। एंड द कॉन्ट्रैक्टर एंड कस्टमर हैव बीन एबल, कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर दोनों के पास ये एबिलिटी होगा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू ईच एसेट, मतलब कोई अगर एक यूनिट नहीं बनाना चाहे, जैसे कॉन्ट्रैक्टर बोला ये यूनिट हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, या फिर जो जिन्होंने ये काम दिया है उन्होंने बोल दिया कि ये वाला मत बनाओ, ठीक है, तो सेपरेट होगा तभी ना वो चीज हम लोग इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि भाई 5 यूनिट बनाना था, ये 4 बनाओ, एक मत बनाओ, या फिर 6 नंबर बना दो, तो ये सेपरेट होगा तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पर वो पॉइंट बोला है कि कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर दोनों ही क्या होना चाहिए, दोनों ही एबल होने चाहिए इस बात पे कि किसी भी यूनिट का अगर एक्सेप्शन या रिजेक्शन हो तो वो हो सके रिलेटिंग टू ईच एसेट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है देयरफॉर XYZ लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच यूनिट एज ए सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो हम लोग इसे सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल 1 और 2 तो देखो MCQ के लिए काम आ सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। एग्जाम्पल 1 2 हमें ये सिखा रहा है, और इलास्ट्रेशन 1 में हमें बोला है एक अलग ही कंसेप्ट दिया है कि एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर सेपरेट सेपरेट यूनिट के लिए हमारे पास सेपरेट प्रपोजल आया, सेपरेट नेगोशिएशन हुआ, सेपरेट हर एक यूनिट का कॉस्ट रेवेन्यू हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, तो क्या हम लोग हर एक यूनिट के लिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। तो बोला है कि हाँ अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो तो होता है। तो इसका मतलब इलास्ट्रेशन 1 हम लोगों ने देखो कंप्लीट कर लिया, इसको हम नहीं लिखवा रहे क्योंकि लिखा हुआ है, कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, ये लिख लेना है क्योंकि मैंने ये वाला थ्योरी नहीं लिखवाया है, ठीक है, ये वाला इलास्ट्रेशन 1 कंप्लीट, ठीक है, तुम लोग को नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। अच्छा इसके बाद देखते हैं इलास्ट्रेशन 2। अच्छा इलास्ट्रेशन 2 तो करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग पहले दूसरा एक क्वेश्चन करते, जब इलास्ट्रेशन 6 करते, ये थोड़ा सा बाद में करते, ठीक है। इलास्ट्रेशन 2 और इलास्ट्रेशन 3 जो है ना, ये शायद मैंने लास्ट दिन करवा दिया था, लिखवा दिया था गलती से, ये देखो इलास्ट्रेशन 3 ये वाला एक कमेंस्ड ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 1/4/2001 द फिक्स्ड प्राइस एग्रीड 2 लाख, ये वाला सेम क्वेश्चन 2,81,045% 79,000, ठीक है। यही हम लोग का इलास्ट्रेशन 3 है, ठीक है, ये इलास्ट्रेशन 3 है बुक का। तो ये वाला हम लोग का इलास्ट्रेशन 3 हो गया है इसका मतलब।
ये 121 आया था, हम एक बार चेक कर लेते, सेम था। हाँ, ये रहा। ये वाला करेंगे पहले, इलास्ट्रेशन 6 करेंगे। इलास्ट्रेशन 6 में क्या बोला है, बोल रहा है कि ए फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। तो ब्रिज बनाने का काम लिया गया है अक्रॉस रिवर रेवती। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स केप्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स जो है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 1000 लाख। वर्क सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इनकट, वर्क येट नॉट सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इनकट, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट। फिर बोला है प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव टू बी रिसीव। प्रोग्रेस पेमेंट जितना रिसीव हुआ है और जितना रिसीव होने वाला है, मतलब फ्यूचर में होगा, टू बी रिसीव्ड 140। द फर्म्स seek your advice and assistance in the presentation of accounts keeping in view of requirement of A7 issued by your institute। तो A7 के हिसाब से हमें क्या क्या जो है प्रेजेंट करना है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो A7 के हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसका मतलब ये चीज, ये जो डिस्क्लोजर मैंने लिखवाया था ना, यहाँ लिखवाया था शायद, देख लेते हैं कहाँ लिखा है। इसके बाद ये रहा डिस्क्लोजर। तो हमें क्या क्या A7 के हिसाब से क्या क्या दिखाना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताना पड़ेगा, मेथड्स यूज टू डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वो बताना पड़ेगा, कॉस्ट इनकट एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट ये बताना पड़ेगा, एडवांस रिसिप्ट बताना पड़ेगा, रिटेंशन कितना है वो बताना पड़ेगा, प्रोग्रेस बिलिंग बताना पड़ेगा, अमाउंट ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम कस्टमर कितना है वो बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करके करेंगे, एक के बाद एक चीज हम लोग निकालेंगे। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर दे दिया है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर दिया है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ये देखो क्या निकालना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू अब कैसे निकालते हैं वो सारा चीज मैंने लिखवा दिया। देखो अमाउंट ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम कस्टमर, मतलब 6 नंबर पॉइंट कैसे निकाला जाता है वो यहाँ लिखा हुआ है। इसके आगे वाले पेज में जाएंगे तो बाकी डेटा मिल जाएगा। बाकी पेज कहाँ चला गया, अभी तो एक सेकंड। बाकी पेज उड़ गया, ये कैसे चला गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एक मिनट रुको, तो इससे बंद करते हैं, ये हैंग हो गया कि नहीं नहीं पता चल रहा, क्योंकि मेरा यहाँ पर सिर्फ अमाउंट ड्यू टू यहाँ से दिखा रहा है, बाकी पेज कहाँ चला गया, आगे पीछे हो गया है। अच्छा, ये बीच में आ गया, ये इधर चला गया। ठीक है, बाई चांस मेरे से ही कुछ गलती हुआ होगा, पता नहीं चल रहा, तो वही हम सोचे मेरा और एक पेज इधर उधर कैसे चला गया।
ठीक है, तो देखो सबसे पहले अब मैंने यहाँ सिखाया था कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। प्रॉफिट कैलकुलेट होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालेंगे, प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्रोविजंस। ठीक है, ये सारे चीज वन बाय वन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरा पेज थोड़ा इधर उधर हो गया है, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिखाते एक एक करके। सबसे पहले रेवेन्यू निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। नहीं तो रेवेन्यू कैसे निकलेगा, क्योंकि रेवेन्यू कैसे करके दिखाते हैं, रेवेन्यू दिखाते हैं इस तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन करके। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट इनकट, देख लो फॉर्मूला लिखा हुआ है, लास्ट क्लास क्वेश्चन भी किया था। कॉस्ट इनकट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकट प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्टली कर रहे हैं। तो कॉस्ट इनकट और कितना कॉस्ट इनकट हुआ है, तो वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट येट सर्टिफाइड। तो कॉस्ट इनकट अभी तक कितना हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने इतने रुपए का काम कर दिया, जिसमें से इतने के ऊपर हमें सर्टिफिकेशन मिला है, बट इतने पे नहीं मिला है, बट खर्चा तो इतना किया है। क्योंकि कॉस्ट इनकट का मतलब वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड होता है, वो भी लिखा हुआ है, चेक करके देख सकते हो। कॉस्ट इनकट का मतलब वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड। तो यहाँ पर हो जाएगा 105 और 500। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 500 प्लस 105, ये हो गया वर्क कॉस्ट इनकट। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड करके कॉस्ट इनकट प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट 495 है, बता दिया है, इंटू 100 करेंगे तो हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना होगा, चेक करते हैं। 500 प्लस 105 मतलब 605 डिवाइडेड बाई 605 और 495 कितना हो जाएगा, 110, 1000, 1100, 1100, 55%। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ गया 55%। अब हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, इतना कंप्लीट होने पे कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, जितना टोटल रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब सेल प्राइस, तो ये सेल प्राइस जो 1000 लाख है, इसमें से हम लोग कितना बुक कर सकते हैं, 1000 लाख पे 55%, जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन है उतना बुक कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 550, ये इन लाख में है। और प्रॉफिट पता करने के लिए जितना कॉस्ट इनकट हो चुका है वो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, कॉस्ट इनकट 500 प्लस 105 यानी 605, तो लॉस हो गया 50 का, सॉरी 55 होगा। 55 का लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, अब हम लोग टोटल रेवेन्यू निकालेंगे। ये देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को निकालना था कि ये वाला कि प्रॉफिट फॉर द मतलब करेंट ईयर का प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है वो निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग टोटल जो है रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू, सॉरी टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल रेवेन्यू तो गिवन होता है 1000 लाख माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना इनकट करना पड़ेगा, 500 प्लस 105 प्लस एस्टिमेटेड जो बोला गया है। ठीक है, मतलब ये इतना 500 और 105 तो इनकट हो चुका है, 495 और होने वाला है, तो 1100, 1100। तो इसमें हम लोग का 100 का लॉस हो गया, टोटल लॉस ये वाला, क्योंकि टोटल रेवेन्यू पे निकाल रहे हैं, तो ये हम लोग का टोटल लॉस हो गया 100 लाख का।
अब यहाँ पर लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, तो ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने कितना लॉस रिकॉग्नाइज्ड किया है, लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 55। ठीक है, तो प्रोविजन कितने का बनेगा, 45 का। प्रोविजन फॉर लॉस टू बी मेड, प्रोविजन फॉर लॉस टू बी मेड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्रेस बिलिंग वगैरह उसका डिटेल्स दिखाना है, तो अभी यहाँ पर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ब्रैकेट में ऑलरेडी इनकर्ड 605 लाख। ম্যাম ওয়ার্ক নট সার্টিফাইড যাই অ্যামাউন্ট দেবে ওটা সব সময় অ্যাড হবে কি? वर्क सर्टिफाइड, মানে ওয়ার্ক নট সার্টিফাইড যে অ্যামাউন্ট গুলো আছে ওগুলো কি সব সময় অ্যাড হবে? কারণ এক্সপেন্ডিচার তো ইনকার করেছি আমরা। ওয়ার্ক নট সার্টিফাইড এর মানে হচ্ছে যে কাজটা সার্টিফাইড হয়নি কিন্তু খরচা তো করেছে না, আমার তো এখানে হ্যাঁ, তো ওটা কস্ট অ্যাড হবে না ইনকার্ড। আমাদের? তাহলে অ্যাডই হবে না, আমি যদি 105 লাখের খরচা করেছি, আমার কাজটা সার্টিফাইড হয়নি কিন্তু আমি খরচা তো করেছি না, তাহলে আমার টোটাল কস্ট ইনকার্ডে তো ওটা আসবে। কিন্তু ডিগ্রি অফ কমপ্লিশনে ওটা আসবে না, ওই কমপ্লিশন ক্যালকুলেট করার সময়, তাই তো? না কেন, ডিগ্রি অফ কমপ্লিশনও তো আসবে, করলাম তো ডিগ্রি অফ কমপ্লিশনও তো করেছি, কেন করিনি? হ্যাঁ, মানে ওই ইয়েটা আসবে। ঠিক আছে। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये देखो स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लो, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पर तो हमारा प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, लॉस है, लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा। और ये वाला ये देखो, मेरा सारा पेज इधर उधर क्या क्या हो गया है, इधर ये वाला दिखाना है, ये अमाउंट। ठीक है, कर लेते हैं, फिर बता देते हैं, वहां से दिखा देते हैं, आगे पीछे हो गया ना मेरा ये वाला। अगर प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड होता तो हम लोग रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट जो है वो ऐड कर देते, जो कि यहाँ है नहीं, तो दिखाने का जरूरत नहीं, मैंने जस्ट समझाने के लिए बोल दिया। रिकॉग्नाइज्ड लॉस, लॉस कितना रिकॉग्नाइज्ड किया है हम लोगों ने, लॉस रिकॉग्नाइज्ड किया है यहाँ पर, ये है, लॉस रिकॉग्नाइज्ड हुआ है हम लोग का 55, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, 45 और करना पड़ेगा, जो कि मेरा प्रोविजंस दिख रहा है, तो टोटल 55 और 45, 55 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 100। तो इस ये माइनस करने से आ जाएगा 505, 505। अच्छा, अब प्रोग्रेस पेमेंट बिलिंग कितना है, तो प्रोग्रेस पेमेंट बिलिंग का मतलब टू बी रिसिव्ड और रिसिव्ड दोनों ही दिखाना होता है, 400 140 ये लिखा हुआ है, हम दिखा देते हैं, कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद, तो ये हो गया मेरा 540। अच्छा, ये माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 505 माइनस होगा, तो ये हो गया 35, ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट ड्यू टू
कस्टमर, ठीक है। तो ये अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, अमाउंट कितना कस्टमर को हमें ड्यू टू होगा या ड्यू फ्रॉम होगा वो बताने के लिए, वो ये पेज इधर आ गया है तो हम दिखा देते हैं अमाउंट वाला कैसे होता है। तो देखो अमाउंट ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम कस्टमर हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को ये पता करना है कि हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट लिए थे उसको बनाने का हमारा खर्चा कितना है। तो देखो मैंने यहाँ पर वही निकाला है, कॉस्ट इनकर्ड, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, तो हम लोगों ने इतना कॉस्ट इनकर्ड किया। अब सेल प्राइस निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो फिर मेरा सेल प्राइस कॉस्ट माइनस लॉस हो जाएगा। तो वही कॉस्ट माइनस लॉस, ये आ गया मेरा सेल प्राइस। मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्ट को इतने में बेचना पड़ेगा, जिसमें से मुझे कस्टमर ने कितना पेमेंट कर दिया है, 400 कर दिया और आगे जाके 140 करेगा। तो 400 और 140 540 हो जाएगा, लेकिन मैंने उसको सेल प्राइस 505 कर रखा है, तो मुझे बाकी अमाउंट कस्टमर को रिटर्न कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ तो माइनस हो जाएगा। ये सिंपल कंसेप्ट है। जैसे अगर मेरा कोई भी चीज हम बेच रहे हैं तो मेरा लॉस हो रहा है, तो मैंने 10 में खरीदा 8 में बेचा, तो उस केस में मेरा ये सेल प्राइस हो गया, ठीक है। अब सेल प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट माइनस लॉस। तो यहाँ पर वही हो रहा है कॉस्ट। सर अगर प्रॉफिट में बेचेंगे, 10 का चीज 12 में बेचेंगे, तो फिर मेरा हो जाएगा सेल प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। और जो मुझे रिसीव हो गया है कस्टमर से, मैंने जो सेल प्राइस बोला उसमें से कस्टमर से मुझे जो रिसीव हो गया है, उसके बाद मेरा अमाउंट ड्यू टू भी आ सकता है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिखा कि हमें कस्टमर को बाकी अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमारा अमाउंट ड्यू टू आ गया। तो ड्यू टू आने से लाइबिलिटी, दूसरे का पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, तो अमाउंट ड्यू टू जो है वो मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा। बैलेंस शीट में अगर पूछा जाए कहाँ दिखाना पड़ेगा, और अगर ड्यू फ्रॉम होता तो वो एसेट होता, ठीक है। मतलब मुझे और भी पैसा मिलेगा, बट यहाँ कैलकुलेशन करके दिख रहा है कि मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे पेमेंट करना पड़ेगा। अब बस ये जो डिस्क्लोजर है इसके हिसाब से 1 2 3 4 5 करके हमें लिख देना है कि क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है, बोला ना कि AS7 के हिसाब से बताओ कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो एज पर AS7 रेलिवेंट डिस्क्लोजर। अच्छा, सबसे पहले क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, पॉइंट देखो। सबसे पहले लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कितने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो 1000 लाख का, नहीं ये तो हमारा यहाँ पर कितने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, और हमारा रेवेन्यू कितना निकल के आया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है ड्यूरिंग द ईयर का। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर का, तो 550। उसके बाद कॉस्ट इनकर्ड, अभी तक कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, तो वही वर्क सर्टिफाइड प्लस नॉट सर्टिफाइड, 605। फिर कितना लॉस या प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, तो लॉस हुआ है तो लॉस रिकॉग्नाइज्ड लॉस 55 हो चुका है, 45 और होने वाला है 100। रिटेंशन, कितना पैसा रख लिया गया है, नहीं दिया गया है। तो प्रोग्रेस बिलिंग जो बनाया गया था उसमें 400 मिल गया, 142 भी रिसीव्ड है, तो रिटेंशन मनी 140 हो गया। जो नहीं पेमेंट हुआ वो रिटेंशन वो उन्होंने रख लिया, बाद में देंगे, और प्रोग्रेस बिलिंग हो जाएगा 140 प्लस 400 540। और अमाउंट जो है वो ड्यू टू कस्टमर आया है 35 लाख। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ये यहाँ दिखेगा, ये देखो
अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो एक बार मैच करके देख सकते हो, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, अभी तक जितना रेवेन्यू दिखाया, ये पहला पॉइंट में मैंने लिखा है। अच्छा मेथड नहीं लिखा है, वो लिख देंगे, भूल गए, मेथड लिखवा देते हैं। कॉस्ट इनकर्ड एंड रिकॉग्नाइज प्रॉफिट, कॉस्ट इनकर्ड हम लोगों ने लिखा 605, रिकॉग्नाइज्ड जो प्रॉफिट है, यहाँ लॉस होगा तो लॉस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लॉस भी लिख सकते हो, अगर लॉस हुआ तो लॉस लिखेंगे, जैसे कि इस केस में लॉस हुआ 100। फिर एडवांस रिसिप्ट, तो एडवांस रिसिप्ट तो यहाँ कुछ था नहीं, तो हम लोगों ने लिखा नहीं, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं कि एडवांस कुछ मिला है, काम होने के बाद ही मिला है, बिलिंग होने के बाद, जिसमें से 400 मिला, 140 नहीं मिला, तो एडवांस नहीं है तो नहीं लिखा। रिटेंशन लिख दिया जितना पेमेंट नहीं मिला, तो अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस बिलिंग में वो अमाउंट था बट हमें नहीं मिला, विच आर नॉट पेड अंटिल द सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पेसिफिकेशन कंडीशन, स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है, तो जो भी है वो रिटेंशन 140 दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिख दिया। प्रोग्रेस बिलिंग जो है वो पेड और पेबल दोनों मिला के होता है, तो इसीलिए प्रोग्रेस बिलिंग का अमाउंट मैंने 540 लिखवाया। अमाउंट ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम कस्टमर जो भी आएगा, तो यहाँ ड्यू टू कस्टमर 35 आ गया। हाँ, अब रहा मेथड का बात, वो लिख देते हैं कि क्या मेथड यूज हुआ है, ये पॉइंट नंबर 2, मेथड यूज टू डिटरमाइन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालने के लिए हम लोगों ने कौन सा मेथड यूज किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन करके निकालते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ये लिख देते हैं, मेथड ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे हम लोग रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं या रिकॉग्नाइज्ड करते हैं, ठीक है। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट होता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन को हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग state of completion based on proportionate cost, कॉस्ट के प्रोपोर्शन के हिसाब से निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाले, देखो कॉस्ट का प्रोपोर्शन है कि नहीं, टोटल इतना कॉस्ट लग जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें से इतना लगा चुके हैं, ये फ्यूचर में लगाने वाले हैं, तो टोटल इतना हो गया। अब इसमें से इतना लगा चुके हैं, ठीक है, ये इतना अमाउंट जो है लगा चुके हैं, तो ये वही हो गया ना कि हम लोग कॉस्ट का प्रोपोर्शन कर रहे हैं कि भाई टोटल, जैसे मान लो टोटल 100 रुपए का खर्चा होगा ये कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट करने के लिए, जिसमें से 80 रुपीज का खर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो वही हो गया प्रोपोर्शनेट, कि 100 में अगर 80 कर चुके हैं, ठीक है, तो बाकी और कितना बाकी है, तो उसके हिसाब से तो परसेंटेज इस तरीके से निकाला जाएगा, तो कॉस्ट के प्रोपोर्शन के हिसाब से निकाला जाएगा, तो मेथड को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये वाला कंप्लीट हो गया हम लोग का, यहाँ पर यही पूछा था किस तरीके से A7 के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है, तो ये इलास्ट्रेशन 6 हो गया। यहाँ पर इन्होंने अपने हिसाब से किया है, ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है, मैंने जैसे प्रेजेंटेशन किया वैसा भी करके आ सकते हैं, ये देखो लास्ट में इसी तरीके से लिखना पड़ेगा एक के बाद। फिर इलास्ट्रेशन 7 बोला है कि ऑन 1 दिसंबर 2001 विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड अंडरटूक ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग फॉर 85 लाख, तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 85 लाख है। ऑन 31 मार्च 2002 the company found that it had already spent 64,99,000 on the construction, तो इतना खर्चा कर चुके हैं ये लोग, ठीक है, ये कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो गया। फिर बोल रहा है कि प्रूडेंट एस्टिमेट ऑफ द एडिशनल कॉस्ट फॉर कंप्लीशन, तो बोल रहा है कि एस्टिमेशन के हिसाब से इस काम को कंप्लीट करने के लिए और इतना खर्चा करना पड़ सकता है 32,01,000, वट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 एज पर प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्ड 7 रिवाइज, मतलब A7 के हिसाब से अगर हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि
चाहे इस काम को कंप्लीट होने में जितना भी समय लगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होता है तो मोर देन 1 ईयर तो हो ही जाता है, तो क्या 5 साल लगेगा तो 5 साल बाद फाइनल अकाउंट्स बनेगा? ऐसा तो होता नहीं, हर साल होता है। तो वही बोल रहा है कि इस साल भी जो फाइनल अकाउंट्स बनेगा 31 मार्च 2002 में, तो बोल रहा है व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। पीएल में कितना अमाउंट हम लोग दिखाएंगे, पीएल में कितना प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पीएल में कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए, उसके लिए हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, वो वाले प्रोसेस में हमें जाना पड़ेगा। जब हम लोग देख लेंगे कि हमारा प्रॉफिट इतना हो रहा है, फिर हम लोग उसे पीएल में रिकॉर्ड करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7, सबसे पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन, जो कि हम लोग का ऑलवेज कॉस्ट के प्रोपोर्शन में निकलता है। कितना कॉस्ट लगा दिया है, कितना कॉस्ट लगाना है, तो नीचे आ जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड और कॉस्ट टू बी इनकर्ड दोनों आ जाता है। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड में वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड दोनों आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड कुछ नहीं बोला है, सीधा सीधा बोल दिया 64,99,000 इनकर्ड हो चुका है। 64,99,000 इनकर्ड हो चुका है, और फ्यूचर में इनकर्ड होना चाहिए 32,01,000। तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा इस काम को कंप्लीट करने का। आउट ऑफ दिस हम लोग कितना इनकर्ड कर चुके हैं, 64,99,000। तो इससे हमें मिल जाएगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन 64,99,000 प्लस 32,01,000, 97 लाख। 67% काम कंप्लीट हो चुका। तो जितना काम कंप्लीट होगा उतना ही हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रेवेन्यू तो रेवेन्यू मतलब सेल प्राइस, तो कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, 85 लाख, तो सेल प्राइस भी 85 लाख होगा। तो 85 लाख का 67%, 56,95,000। अभी हम लोग इस साल के लिए इतना सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये इतना अमाउंट ऑफ सेल के अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना है, तो कॉस्ट माइनस करने से पता चल जाएगा। तो कॉस्ट अभी हम लोगों ने कितना इनकट किया है, 64,99,000। अच्छा, ये एड वेड तो कुछ करना नहीं है, तो डायरेक्ट बाहर ही लिख देते हैं 64,99,000। तो इतना कॉस्ट इनकट कर चुके, उसके अगेंस्ट में इतना सेल वैल्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो हम लोग लॉस में चल रहे हैं। कॉस्ट से सेल वैल्यू कम आ गया, तो 8,04,000 लॉस हो चुका है। लॉस। अच्छा, अब और कितना लॉस हमें फ्यूचर में रिकॉग्नाइज करना पड़ सकता है, वो देखना पड़ेगा। तो टोटल रेवेन्यू 85 लाख, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट यहाँ निकाला है, ये देखो 97 लाख, 64,99,000 प्लस 32,01,000। तो टोटल लॉस कितना आ रहा है, 85, 97 माइनस 85, तो ये हो जाएगा 1 और 2, 12 लाख। जिसमें से ऑलरेडी इस साल कितना रिकॉर्ड हो चुका है, लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज 8,04,000। तो फिर कितना और लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो माइनस करने से पता चलेगा।
3,96,000। प्रोविजन टू बी मेड, इतने का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखो, हम लोग जब लॉस कर रहे हैं तभी जाके हमें ये वाला प्रोसेस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये हमें प्रूडेंस नेचर बताता है ना कि फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करो। तो जैसे ही यहाँ लॉस रिकॉग्नाइज्ड हुआ तो हमें पता करना चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में पूरा लॉस कितना है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में पूरा लॉस हो रहा है 12 लाख, जिसमें से हम लोग इतना लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो इसका मतलब फ्यूचर के लिए हमें इतने लॉस का प्रोविजंस बना के रख लेना चाहिए, 3,96,000 का। ठीक है, तो हमें बोला था कि पीएल में इसे दिखाने के लिए, ठीक है, तो पीएल में हमें इतना दिखाना पड़ेगा, 3,96,000। देख लेते हैं इन्होंने कैसा प्रेजेंटेशन किया है। मैंने तो इस हिसाब से कर लिया। यहाँ पर टोटल फोर्सिएबल लॉस पहले इन्होंने दिखा दिया है, फिर यहाँ पर ये वैसे ही किया है, बस ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। वही 3,96,000, तो हम जैसे करवा रहे वैसे कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने वो अलग अलग लिख रखा है, एक्सपेक्टेड लॉस 12 लाख, तो मैंने भी वही लिखा है कि एक्सपेक्टेड लॉस तो हमारा 12 लाख है ना, कि टोटल लॉस एक्सपेक्टेड इतना हो सकता है। रेवेन्यू 56,95, ये तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकाला, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट गिवन था वो लेस किया, लेस करके एक्चुअल लॉस निकाला, और बाकी जितना प्रोविजन करना पड़ेगा। तो एक ही बात है, मैंने जैसे लिखा है वैसे लिख के कर सकते हो आराम से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? ये इलास्ट्रेशन 5 करेंगे। इलास्ट्रेशन 5 करते हैं, ये वाला। यहाँ पर बोला है स्टेज ऑफ कंप्लीशन फॉर लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसके बेसिस पे है। बोल रहा है सो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर ईयर 1। तो पीएल का एक्सट्रैक्ट हमें बना के दिखाना है। क्या क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, दो तरीके का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है, एक कॉस्ट प्लस होता है, एक फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ है वो फिक्स्ड है, तो 600, और ये 30 है, मतलब 6 लाख। कॉस्ट इनकट 3,90,000, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट 2,60,000। तो टोटल कॉस्ट ये दोनों मिला के होगा कि ये ऑलरेडी इनकट है, ये फ्यूचर में होने वाला है। assume that the contract period is 2 year, 2 साल का है। the contract is 100% completed by year 2, अब 2 साल का है और 2 साल में ये कंप्लीट भी हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है। actual cost incurred is the same as total estimated cost to complete, बोल रहा है actual cost incurred जो है वो सेम है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, मतलब जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया था एक्चुअली में भी उतना ही होगा, हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है कॉस्ट इनकट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, मतलब वही एक्चुअल एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब कौन सा बोल रहे हैं? कॉस्ट इनकट टू डेट मतलब ये वाला, प्लस ये वाला एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट इन्होंने डिसाइड किया था ना, सचमुच का भी उतना ही हुआ है। ठीक है, और 2 साल में कंप्लीट भी हो गया। हम लोग को क्या बना के देना है? ईयर 1 का पीएल बना के देना है। ठीक है, तो ईयर 1 का पीएल बनाएंगे हम लोग, इलास्ट्रेशन 5। तो हम लोग को पीएल बनाने के लिए बोला है। तो पीएल में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट जितना अभी तक इनकर्ड हुआ है इस साल, तो टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, क्योंकि पीएल के डेबिट साइड में हम लोग खर्चा रिकॉर्ड करते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर का होता है। फाइनल अकाउंट्स कभी अगर हम लोग किए हैं, किए तो जरूर हो, तो फाइनल अकाउंट्स का सिस्टम क्या है? एक्रूअल बेसिस पे होता है, और ड्यूरिंग द ईयर का खर्चा लिखा जाता है। तो ये जिस साल का पीएल बन रहा है उस साल कितना खर्चा इनकर्ड हुआ है वही लिखना पड़ेगा, 3,90,000। और इसके अगेंस्ट में कितना सेल रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये ट्रेडिंग पीएल का मिक्सड अप है। तो फिर सेल को हम लोग, सेल जो है वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जितना रिकॉर्ड होगा, मतलब रेवेन्यू बेसिकली बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना है उसका कितना हम लोग यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे, तो 600।
600 का जितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन, अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना पड़ेगा, वो नहीं दिया हुआ है तो मतलब वो तो निकालना ही पड़ता है खुद को। तो वर्किंग नोट 1 परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो टोटल कॉस्ट इनकट कितना होगा, एंड टू बी इनकट मतलब 390 इनकट और टू बी इनकट 260। तो 390 में इतना, टोटल इतने में 390 ऑलरेडी इनकट, तो फिर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना हो जाएगा, 390 प्लस 260, 650। 60%। ठीक है, तो ये हो गया 60% डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड हमारा 60% से ही करना पड़ेगा। तो इतने कॉस्ट के अगेंस्ट में जो सेल वैल्यू रिकॉर्ड होगा वो हो गया 600 का 60%, 6 × 6 36, मतलब 360। अच्छा, इसके बाद हमें देखना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है वो दिखाना पड़ेगा, तो वो पता करना पड़ेगा कि प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, मतलब इसको हमें इस तरीके से करना चाहिए। ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कितना किया है, 360, 60%। तो ये हो जाएगा 360, लेस कर देंगे कॉस्ट इनकर्ड 390, तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब प्रोविजन भी बनेगा। तो 30 का हो गया लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो अब चेक करना पड़ेगा कि कितने का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस हुआ है तो कितने का प्रोविजन क्रिएट होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू 600 लाख लेस टोटल कॉस्ट 650, तो ये हो गया 50। टोटल लॉस लेस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 30, तो प्रोविजन बनेगा 20 का। प्रोविजन टू बी मेड, 20 का प्रोविजन बनना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, जैसे अगर प्रोविजन बनाएंगे तो पीएल से बनाएंगे। एंट्री क्या होता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लॉस। तो प्रोविजन कितने का बनेगा, 20 का। और इस साल हमारे पीएल में लॉस आया है, तो लॉस कैसे रिकॉर्ड होता है, बाई नेट लॉस बोल के। तो बाई नेट लॉस ये कितना लिखना पड़ेगा, वैसे देखा जाए कायदे से तो लॉस मेरा 30 हो रहा है इस साल। ठीक है, लेकिन क्योंकि प्रोविजन भी बनेगा तो मेरा लॉस जो है वो 20 से और बढ़ जाएगा, तो मेरा टोटल लॉस यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो ये दोनों साइड मैच हो जाएगा। 410, 410 ऐसा मैंने सेम एक एग्जांपल से दिखाया था, समझाया था कि कैसे करके हमें यहाँ पर ये वाला दिखाना चाहिए। तो प्रोविजन अगर 20 का होगा तो लॉस बढ़ के 30 से 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया। देखते हैं इन्होंने यहाँ पर कैसे किया है। ये सेम तरीके से, अच्छा ईयर 2 का भी दिखाया है। ठीक है, तो हम ईयर 2 का भी दिखा देते हैं, दोनों ईयर का दिखाया है। और यहाँ पर इन्होंने जो कैलकुलेशन मैंने वर्किंग नोट में किया है, इन्होंने यहाँ पर अलग वो टेबल वेबल बना के किया हुआ है। कॉस्ट इनकट 390 फिर 650 इस तरीके से माइनस माइनस करके किया है। जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करने से भी हमें मिल जाएगा आंसर, ये रहा। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अब ये जो नेक्स्ट ईयर वाला है पीएल का मतलब 0.2,
मतलब ईयर 2 का पीएल का स्ट्रक्चर वो दिखा देते हैं। तो ईयर 2 में क्या हो जाएगा, ईयर 2 में भी हम लोग यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे, टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो ईयर 2 में कितना इनकर्ड हो रहा है कॉस्ट, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना कॉस्ट इनकर्ड होगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो ये 260 बाकी है कॉस्ट इनकट करना, और ये इनकट होने के बाद कंप्लीट भी हो जाएगा बोल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा ईयर 2 को ही बिलोंग करेगा। तो ये हो गया 260। अब यहाँ पर जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल है 600 लाख। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना होगा, देखो 100% काम कंप्लीट हो जाएगा ईयर 2 में, तो फर्स्ट ईयर में अगर 60% डिग्री ऑफ कंप्लीशन था तो अभी 40% होगा, ठीक है। और चाहे तो हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट इसका जरूरत नहीं है, फिर भी हम दिखा देते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे होगा, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि वो ऐसे ही पता चल रहा है, क्वेश्चन बोल दिया है ना कि 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। एक तो ऐसे करके निकाल सकते हैं सिंपल, 100 - 60% कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 40%। और अगर फॉर्मूले से ही निकालना है तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। और 390 260 ये दोनों ही इनकर्ड हो जाएगा इस साल, और बस इतना ही इनकर्ड होना था, तो 100% ऑटोमेटिकली आ जाएगा इंटू 100। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो गया 100%, ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो जाएगा 100%। तो रिकॉग्नाइज्ड कितना करेंगे, तो 600 में 100% कंप्लीट है, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 360 है, तो बाकी करना पड़ेगा, या फिर इसका 40% कर सकते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग लिखे कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इस ईयर कितना होना चाहिए, तो ऐसे होगा। मैंने 40% क्यों किया है वो हम बता देते हैं, लास्ट क्लास किया था ऐसा एग्जाम्पल में। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कितना होगा, टोटल रेवेन्यू कितना है 600 लाख, उसका जितना परसेंट इस बार काम कंप्लीट होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से होता है 600, बट इसमें से कुछ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रीवियस ईयर हो चुका है ना, ये तो नेक्स्ट ईयर है, तो फिर क्यूमुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, तो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कितना था 360, तो बचेगा कितना 240, ठीक है। तो ये रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इस साल होना चाहिए, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड 240। तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली 40% कर देंगे तो भी मेरा 240 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि इस साल हमारा जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हमें लॉस देगा, ठीक है। कितना लॉस हो जाएगा, 20 का इस बार लॉस हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस ईयर हम लोग दिखाए थे 50, ठीक है, तो 50 में से करंट ईयर का 30 था, क्योंकि प्रोविजन बना फ्यूचर में होने वाला लॉस अभी रिकॉर्ड करना चाहिए, तो हम लोगों ने 20 को भी रिकॉर्ड कर दिया। अब उस 20 को यहाँ पर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो अब 20 का लॉस इस साल दिखा देंगे, तो उसको क्या लिखेंगे, ऐसे करके 20, और यहाँ पर हो जाएगा 260, 260, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि प्रोविजन में दिखा दिया ना, उस लॉस को उठा के हम लोगों ने प्रोविजन अकाउंट में डाल दिया है, तो प्रोविजन अकाउंट का यूज करना चाहिए, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टू रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर लॉस, या फिर सिंपल प्रोविजन फॉर लॉस। जो प्रोविजन अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया था ना यहाँ पर, उसी को यूज करके यहाँ पर डेबिट कर देंगे, मतलब लॉस को प्रोविजन में भेज दिया था, प्रोविजन में पड़ा हुआ लॉस को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये 20 इधर ऐसे आ जाएगा। देखते हैं इन्होंने कैसे कर रखा है। हाँ, वही करना है, 260 और ये 240 और 20, तो ये दो बनाने के लिए बोला है। बाकी ये जो है मैंने वर्किंग नोट में बनाया है, वैसे करके किया जा सकता है, या फिर तुम लोग चाहो तो इनके तरह भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अच्छा, और एक भी दिखा देते, ये 20 को भी हम लोग अलग से निकाल के देख सकते हैं, वो चीज भी बता देते। मान लो मुझे 20 को भी वर्किंग नोट में दिखाना है, तो इस साल कितना प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा वो भी कर सकते हैं हम लोग, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड। तो रेवेन्यू
रेवेन्यू है इस साल का, अगर सिर्फ दिखाए तो रेवेन्यू कितना है, 240 लेस कॉस्ट 260, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके दिखा सकते हैं प्रोविजन कितना क्रिएट होगा। या फिर और एक तरीका है, वो भी दिखा सकते हैं। एक तो ये हो गया, या फिर जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, ये हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं, ये हम इसके बेसिस पे दिखा रहे हैं कि अगर हम 40% कर देते हैं तो फिर 240 इस साल का रेवेन्यू, 260 का कॉस्ट, तो लॉस हो गया 20। या फिर हम लोग जैसे पूरा लिख के करते हैं वैसे भी दिखा सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे टोटल रेवेन्यू फिर से वैसे ही दिखा सकते हैं सेकेंड ईयर भी। टोटल रेवेन्यू 600 लाख, ये देखो जैसे हम लोगों ने ईयर 1 में दिखाया। ठीक है, टोटल रेवेन्यू यहाँ पर, फिर लेस हो जाएगा टोटल कॉस्ट 390 प्लस 260, 650, तो 50 हो गया टोटल लॉस। लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कितना है, 30। ठीक है, ईयर 1 में 30 लॉस रिकॉग्नाइज्ड हो गया था, तो इस साल कितना हो जाएगा, 20। प्रोविजन टू बी मेड। ठीक है, तो ये ईयर 1 का, ये ईयर 2 का, लेकिन ईयर 1 में ही हमें ये 20 को भी रिकॉर्ड कर लेना है, फिर उसका यूज हमें ईयर 2 में दिखाना है। ठीक है, तो ये ईयर 2 का पीएल और ये ईयर 1 का पीएल। अच्छा, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 है, वो देखते हैं। ये वाला, इसमें क्या बोला है, X Limited commenced a construction contract on 1/4/2001. The contract price agreed was reimbursable cost plus 10%। मतलब ये फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हम लोग का कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर मैंने लिखवाया था ना कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो अलाउेबल कॉस्ट है वो प्लस कुछ एक परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो रिम्बर्सेबल का मतलब अलाउेबल कॉस्ट, मतलब ऐसा कोई भी उल्टा सीधा कॉस्ट जोड़ के कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्टी के सामने दे देगा तो थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्टी पे कर देगा, कॉन्ट्रैक्टर अपना घर का खर्चा भी जोड़ लेगा, तो कॉन्ट्रैक्टी क्यों देगा, नहीं देगा। तो अलाउेबल का मतलब है जो ये कॉस्ट जो है रिलेटेड कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के काम के साथ। तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है अलाउेबल कॉस्ट या रिम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%, जो भी कॉस्ट होगा प्लस 10% हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। द कंपनी इनकर्ड 1 लाख इन 2001 ऑफ विच कॉस्ट ऑफ 90,000 इज रिम्बर्सेबल। कंपनी ने 1 लाख खर्चा बोला है जिसमें से 90,000 रिम्बर्सेबल है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट का सेल वैल्यू डिसाइड होगा तो रिम्बर्सेबल कॉस्ट 90,000 प्लस 10% करके डिसाइड होगा। ठीक है, 1 लाख तो रिम्बर्स होगा नहीं, भले ही उसने इनकट किया है ये बोल रहा है, लेकिन अलाउेबल कॉस्ट ही लिया जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बोलेगा ये कॉस्ट अलाउेबल है ही नहीं, हम क्यों दे, क्यों माने। द फर्दर नॉन रिम्बर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट आर एस्टिमेटेड एट 5,000। इसके बाद भी इन्होंने कुछ 5,000 का नॉन रिम्बर्सेबल कॉस्ट इनकट करवाया जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। द अदर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एस्टिमेट रिलायबली, बोल रहा है बाकी खर्चा रिलायबली एस्टिमेट नहीं किया जा पा रहा है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट एक्सट्रैक्ट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर 2012 इज गिवन बिलो। मतलब बेसिकली अगर ये एज ए क्वेश्चन दे दे तो हमें पीएल अकाउंट बना के दिखाना है 2012 का, तो देखो कैसे होगा। टू
कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, अब ये बना कौन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर, तो उसने जितना भी खर्चा किया है वो तो वो लिखेगा ही, ठीक है, और जो रिम्बर्स नहीं होगा उसके लिए उसे लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो उसने 1 लाख का खर्चा इनकट कर दिया है, तो यहाँ पर 1 लाख आ जाए। बाई, यहाँ पर आएगा सेल वैल्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90,000 प्लस, क्योंकि 90,000 सिर्फ रिम्बर्सेबल है, और इस पे 10% भी दे देगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसी तरीके से एग्रीमेंट हुआ है कि रिम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%, तो 90,000 का 10% 9,000 होता है, इसका मतलब 99,000, तो ये तो दिख ही रहा है लॉस, 1 लाख का खर्चा किया बट 99,000 हो रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो जा रहा है 1,000, मतलब इधर अगर हम बाई नेट लॉस रिकॉर्ड करने जाए तो फिर ये हो जाएगा 1,000, लेकिन फ्यूचर में और कितना लॉस होगा वो देख के प्रोविजन वगैरह बना के फिर ही मुझे ये कंप्लीट करने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हो जाएगा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 99,000, ये वाला, ये इस बार जितना हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। टोटल कॉस्ट 1 लाख प्लस, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1 लाख प्लस ये 5,000, ठीक है, अब ये 5,000 जो है, देखो ये टोटल खर्चा इन्होंने 1,05,000 किया, और उसके अगेंस्ट में रेवेन्यू 99,000 हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू मतलब मेरा रिम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%, तो 1 लाख में तो बस 90,000 रिम्बर्सेबल, और 5,000 बाद में जो किया वो भी नॉन रिम्बर मतलब नॉन रिम्बर्सेबल है, तो ये भी नहीं आएगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू में, तो इसीलिए रेवेन्यू मेरा कितना रह गया, वो 99,000 ही रह गया, और उसके बाद वो नहीं बढ़ा क्योंकि उसके बाद कोई रिम्बर्सेबल कॉस्ट इनकट हुआ नहीं, ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, हम लोगों ने टोटल इतना खर्चा कर दिया बट सेल वैल्यू मेरा उतना रहेगा, तो टोटल लॉस हो जाएगा दोनों का डिफरेंस 1,05,000 माइनस 99,000, तो ये 6,000, और लॉस ऑलरेडी इनकट, लॉस ऑलरेडी इनकट 1,000 यहाँ दिखाया ना, ये रहा, और अगर चाहो तो उसे भी निकाल सकते हो, फिर वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर हम लोग करना चाहे उसके हिसाब से अगर निकालना चाहे तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट इनकट जो है यहाँ पर 1,05,000 में 1 लाख इनकट हुआ है, मतलब यहाँ पर स्टेज हिसाब से तो बोला नहीं है, तो जरूरत क्या है, हमें तो दिख ही रहा है 99,000 और उधर 1 लाख हो रहा है, तो 1,000 हो गया, क्योंकि ये एग्जाम्पल है ना, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन इसमें एग्जैक्टली दिया नहीं है, तो अब ये हो जाएगा मेरा 5,000 प्रोविजन टू बी मेड, प्रोविजन टू बी मेड 5,000, तो मुझे 5,000 का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर लॉस 5,000, तो मेरा नेट लॉस बढ़ के हो जाएगा 6,000, तो टोटल हो जाएगा इधर 1,05,000, 1,05,000, ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन से क्या होगा हम देख लेते हैं एक बार, अगर होगा तो बता देते हैं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर हम लोग देखें इस केस में, तो हम लोग पूरा ही अगर देखें तो 90,000, 1 लाख और 5,000 टोटल खर्चा है, जिसमें से ऑलरेडी कॉस्ट इनकट कितना है, 1 लाख इनकट हो गया है, और जिसमें से 90,000 रिम्बर्सेबल है, फिर मतलब टोटल ही इनकट हो गया है ना, चाहे हमें इसका रिम्बर्समेंट कम मिले ज्यादा मिले, अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है तो कॉस्ट इनकट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट तो 1 लाख और 5,000, और इनकट भी 1 लाख और 5,000, क्योंकि यहाँ पर बोल भी दिया है द फर्दर नॉन रिम्बर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकट टू कंप्लीट द, अच्छा टू बी इनकट, तो फिर यहाँ पर 1 लाख ही आएगा, 5,000 नहीं आएगा, टू बी इनकट बोला है, ठीक है, तो 1 लाख आएगा, तो 1 लाख इनकट हुआ है, 5,000 इनकट होने वाला है, तो देख लेते हैं कितना हो रहा है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,05,000,
इंटू 100, तो 95.2 आ रहा है, तो हम 95% लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड 99, रेवेन्यू जो हो रहा है 99,000। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उस तरीके से बोला नहीं है। तो क्योंकि 1 लाख में 90,000 रिम्बर्सेबल है और 5,000 भी फर्दर वाला नहीं है, तो ठीक है, मेरा इसका मतलब पूरा जो रेवेन्यू है वो 99,000 के ऊपर ही आना चाहिए। तो 99,000 के ऊपर 95% चेक करके देखते क्या हो रहा है। 99,000 इंटू 95%, तो ये हो जाएगा 9450। और कॉस्ट ऑलरेडी इनकट, वैसे ये टोटल रेवेन्यू भी है, तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकट 1 लाख, 5950 लॉस। लेकिन इसके हिसाब से आना चाहिए मेरा 1,000, करेंट ईयर का आना चाहिए 1,000, तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकट 1 लाख ही तो है, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 99,000। लेकिन अगर हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन के ऊपर, ये 95% आ जा रहा है। एक्चुअली ये वाला जो है ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है ये बस इन दोनों डेटा पे बोला, एग्रीड वाज रिम्बर्सेबल कॉस्ट प्लस द कंपनी इनकट 1 लाख इन of which cost of 90,000 is reimbursable. Further, non-reimbursable cost is to be incurred to complete the contract are estimated to be 5,000। तो 1,05,000 मेरा टोटल कॉस्ट हो रहा है, जिसमें से मेरा सिर्फ 90,000 रिम्बर्सेबल होगा, तो 90,000 पे 10% यानी 99,000 होगा। इस तरीके से ये वाला निकलना मुश्किल है मेरे हिसाब से। ये 90,000, हाँ इन्होंने भी ऐसे किया, 90 + 9। अगर हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन इसका लगाते हैं, तो इसमें तो 95% आने से ये तो सिनेरियो ही बदल गया। क्योंकि मेरा तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मेरा करंट ईयर का लॉस होना चाहिए 1,000, क्योंकि 1 लाख का खर्चा किया, 99,000 का मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 99,000 मानने से तो आंसर नहीं आ रहा। चलिए ये पूरा इंफॉर्मेशंस जो है क्लियरली नहीं है, इसमें एग्जाम्पल है तो इस हिसाब से हम लोगों को दे दिया है कि 99,000 होगा तो 1 लाख। डिग्री ऑफ कंप्लीशन करना तब सही रहता है जब फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारे पास पता चलता है। यहाँ पर इस तरीके से निकल नहीं रहा है। 99,000 टोटल कॉस्ट 1,05,000, टोटल लॉस 6,000। ये तो सीधा सीधा पता चल रहा है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन में कॉस्ट इनकर्ड और डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। ये 1,000 आएगा तब, अगर ये 95,000 आया तो 99,000 आना चाहिए, तो ये 100% कंप्लीशन होगा तब ये हो जाएगा। ये लाइन के लिए मैंने 1,05,000 नहीं लिखा, यहाँ पर बोला द फर्दर नॉन रिम्बर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट आर एस्टिमेटेड एट 5,000, तो ये एस्टिमेटेड है। द अदर कॉस्ट, अच्छा ये देखो, द अदर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, तो बाकी भी कॉस्ट है बट हम लोग वो रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन से निकालने से तो हमारा आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर ही जाएगा ना, क्योंकि मुझे इसके बाद अगर कोई कॉस्ट है वो तो मुझे पता ही नहीं है। तो फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन अप्रोच से हम लोग करेंगे तो आंसर मिसमैच तो होगा, इसीलिए सीधा सीधा ऐसे कर देना है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इतना इनकट हुआ है 1-2 में, हमें सिर्फ 1-2 का पूछा था, प्राइस उस समय पे इतना रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर मेरा लॉस 1,000 और प्रोविजन क्रिएट जो हो रहा है, तो रेवेन्यू इतना, टोटल कॉस्ट इतना, तो यही टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हो जाएगा। वो तो मैंने भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इतना ही माना है, बट ये 95% का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें और दूसरा कॉस्ट नहीं पता है ना, क्योंकि बोला है कांट बी रिलायबली मेजर्ड, तो फिर ये कैसे होगा, इसीलिए वो मिसमैच आ जा रहा है।
ठीक है, जरूरत नहीं है, तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जैसा था वैसा तो हो ही जा रहा है। और ये मैच इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर और भी कुछ कॉस्ट है जो रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे, तो फिर डिग्री ऑफ कंप्लीशन इसीलिए सही नहीं आ रहा है, ठीक है, अलग आ जा रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वाला देखो, इलास्ट्रेशन 4। इसमें बोला है कि पी क्यू एंड एसोसिएट्स अंडरटेक ए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट द डिटेल्स ऑफ विच आर प्रोवाइडेड बिलो। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब सेल प्राइस, कॉस्ट इनकर्ड टू डेट 3 लाख, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट 30। तो अभी तक 3 लाख खर्चा हो चुका है फ्यूचर में और 30 लाख का खर्चा होगा। वर्क कंप्लीटेड 10%। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन हम लोग को बता दिया, वर्क कंप्लीटेड 10% का मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें गिवन है। The work has started some time ago and there is an uncertainty with respect to the outcome of the contract due to expected changes in regulations। तो बोल रहा है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस के वजह से इनका काम कब कंप्लीट होगा उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। पीक्यू इज सर्टेन दैट इट वुड बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट इनकर्ड टू डेट। तो बोल रहा है पीक्यू जो है मतलब जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है उनको ऐसा लग रहा है कि वो लोग अपना कॉस्ट जो इनकर्ड किए वो जो है रिकवर कर ही लेंगे, ठीक है। तो हमें बताना है A7 के हिसाब से कि इनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो देखो इसमें रेवेन्यू और कॉस्ट जो है ये हम लोग तभी रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमें, ठीक है, जब हम लोग ये रिकवर कर सकेंगे। ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट बोला था मैंने, दिखाते हैं थ्योरी में, देखते हैं कौन से पेज में है ये वाला। देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बोल रहा है कि कॉस्ट ऑलरेडी रिलेटेड टू स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉस्ट स्पेसिफिकली चार्जेबल टू कस्टमर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, जहां पर ये लिखा हुआ था कि हम लोग ये कॉस्ट को रिकवर कर सकें, कहाँ लिखा हुआ था, हाँ ये वाला। बोल रहा है आउटकम ऑफ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, ये बोला था ना कि हम लोग कब अपना फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो डिसाइड कर सकते हैं, जब ये सारे कंडीशन फुलफिल हो, जैसे कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। मतलब हमें ये विश्वास हो कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, सेल वैल्यू, वो हमें मिलेगा ही, ठीक है। both the contract cost to complete the contract and stage of contract completion can be measured reliably। अगर हम लोग डिग्री ऑफ कंप्लीशन रिलायबली मेजर कर पाए, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने का कितना खर्चा है वो अगर रिलायबली मेजर कर पाए, तभी हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड रिलायबली, ठीक है। तो बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो भी लगा है एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वो भी रिलायबली हम लोग मेजर कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए, तभी हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का अनसर्टेनिटी है तब हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तो बोला है कि अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बोला है कि सर्टेन है ये लोग। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर अनसर्टेनिटी नहीं है तो इसका मतलब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, ये थियोरेटिकल होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि इन द गिवन केस रेवेन्यू एंड कॉस्ट कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड एंड दोज व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी recovered, therefore the profit and loss statement would appear as under। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 3 लाख लिख देंगे। देखो जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सेल वैल्यू हम लोग का 3 लाख होगा, वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है 10%, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हम लोग का कितना है 40 लाख, उसमें से कॉस्ट इनकट कितना है 3 लाख और एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट है 30 लाख। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पर कितना लिखा है, कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 3 लाख, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 3 लाख, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 3 लाख तो ये दिख रहा है, और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इसके हिसाब से हो जाएगा 40% का 40 लाख का 10%, यानी 4 लाख। और
यहाँ 3 लाख दिया, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट 0, ठीक है, हम वो चेक करवा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट कैसे 0 आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि पीएल में हम लोग ऐसा ऐसा दिखा सकते हैं, ये हम डिटेल्स बता देते हैं कैसे करके ये सब वैल्यू आया। व्हेन द अनसर्टेनिटीज दैट प्रिवेंट द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एस्टिमेट रिलायबली cease to exist, revenue and expense associated with the construction contract should be recognized by the percentage completion method। बोल रहा है कि अगर किसी तरीके का अनसर्टेनिटी हमें रोक रहा है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट वगैरह रिलायबली मेजर करने के लिए या रेवेन्यू मेजर करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड का यूज कर सकते हैं। मतलब देखो हम लोग तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, वो एस्टिमेटेड वे में ही करते हैं ना, हर साल का रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे देखो अभी एक साल मेरा मान लो 60% कंप्लीट हुआ, तो हम उसके हिसाब से अपना कॉस्ट और जो है सेल वैल्यू को रिकॉर्ड करें। लेकिन फ्यूचर में 40% काम कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, नहीं लगेगा, कॉस्ट कितना, इसीलिए तो एक एक स्टेज में ये बोला जाता है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड। वो हमें भी नहीं पता, जो एस्टिमेशन है वो सही भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर नीचे एड ऑन कर दिया है। व्हेन द अनसर्टेनिटीज दैट prevent the outcome of the contract being estimated reliably cease to exist, revenue and expenses associated with the construction contract, ये हम लोग परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रहा बात कि ये हम लोग का कैसे आ रहा है, बोल रहे हैं इनका प्रॉफिट 0 आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट 3 लाख और रेवेन्यू 3 लाख, ठीक है, देखते हैं। तो वर्क कंप्लीटेड 10%, तो फिर 40 लाख का हम लोग 10% रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, जो कि मेरा 4 लाख हो जाएगा, और कॉस्ट इनकर्ड है मेरा 3 लाख, ठीक है, तो फिर मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड 4 लाख और ये 3 लाख। अच्छा, लेकिन अगर मुझे वर्क कंप्लीटेड बोला है 10% और डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर हम खुद से निकाले तो वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट इनकर्ड 3 और 33 में 3, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 3/33 इंटू 100, ठीक है, तो मेरे हिसाब से हो रहा है 9.09, तो 9% हो रहा है, ठीक है, ये मेरा 9% निकल के आ रहा है। तो 4 लाख का 40 का 9% करना चाहिए मुझे। 3.6 आ रहा है, 3.6 आ रहा है, और ये 3 लाख कॉस्ट इनकट, तो 0.6 आ रहा है, बट इन्होंने 0 लिख रखा है। पर यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 40 लाख, कॉस्ट इनकट टू डेट 3 लाख, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट इनकट डिवाइडेड बाय 3+30 इंटू 100, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 3/33 इंटू 100, तो ये आ रहा है 9.0909 ऐसे करके जा रहा है, 9.090909 ऐसे करके जा रहा है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। यही लगा के पूरा देखेंगे तो शायद वो 0.6 ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड 40 लाख इंटू 9.09, ये आ जाएगा। तो हम ऐसे करके चेक करते हैं क्या अप्रोक्सीमेशन हट जाएगा कि नहीं। 9.0909090909 जब तक कैलकुलेटर लेगा, परसेंट इक्वल 3.63 आ गया, फिर भी 63 आ ही जा रहा है। लेस कॉस्ट टू बी इनकर्ड 3 लाख, प्रॉफिट
मेरा 0.63 आ गया है प्रॉफिट, कॉस्ट इनकट। बट इनका बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन्होंने 3 लाख ले लिया है, मतलब ये 3.63 को 3 लाख ले लिया, तो अगर 3 लाख लिया जाए तो ये मेरा भी जीरो आ जाएगा, बट 3 लाख तो आ नहीं रहा है। और अगर हम 10% इनके गिवन डेटा के हिसाब से कर ले कि वर्क कंप्लीटेड 10% है, तो उस केस में आ 40 लाख का 10% 4 लाख, तब तो 1 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। जीरो आने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट, the work has started some time ago and there is an uncertainty with respect to outcome of the contract due to expected, अच्छा अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी विथ रेस्पेक्ट टू आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एक्सपेक्टेड चेंजेस इन रेगुलेशन। अच्छा, अनसर्टेनिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम क्या होने वाला है, मतलब ये 30 लाख लगेगा नहीं लगेगा ये बोला है। अच्छा, तो अच्छा यहाँ अनसर्टेनिटी बोला था कि अनसर्टेनिटी है, तो इसीलिए बोला इन द गिवन केस रेवेन्यू एंड कॉस्ट कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट इनकट एंड दोस्तों एक्चुअली जितना सर्टेन है उतना ही कॉस्ट हम लोग इनकट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने वो पॉइंट पढ़ा बट उस पर ध्यान नहीं दिया कि बोला है कि इसके बाद इनका अनसर्टेनिटी हो सकता है कि कॉस्ट क्या होगा, क्योंकि कुछ रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं, बट पीक्यू इज सर्टेन दैट इट वुड बी एबल टू रिकवर द कॉस्ट इनकट टू डेट। अप टू डेट तक जितना कॉस्ट इनकट है बस उतना रिकवर कर लेंगे, मतलब 3 लाख का जो कॉस्ट इनकट किया है वो लोग रिकवर कर लेंगे, मतलब उसके बारे में उनके पास मेजरमेंट वगैरह सारा है और रिकवर भी कर लेंगे, बट इसके बाद क्या होने वाला है उसके लिए अनसर्टेनिटी है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे लिखा है कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट कैन ओनली, रेवेन्यू और कॉस्ट को हम लोग सिर्फ तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उतने तक का रिकॉर्ड कर सकते हैं जितने तक का हम लोग मतलब रिकवर कर पाएंगे या फिर हम लोग एस्टिमेटेड कर सकते हैं रिलायबली। ठीक है, तो फिर इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होगा पता है, यहाँ पर बोल रहा है इसका मतलब कॉस्ट तो 3 लाख जाएगा ही जाएगा, ठीक है, और रेवेन्यू भी हम लोग 3 लाख ही लिखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें 40 लाख का कितना परसेंट मिले ना मिले, क्योंकि अनसर्टिनिटी हो गया है। लेकिन एक चीज बोला है कि जितना कॉस्ट इनकट किया उतना रिकवर कर सकते हैं, इसीलिए मेरा जितना कॉस्ट है उतना रेवेन्यू हम रिकवर कर ही लेंगे, और उससे ज्यादा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उस बारे में मेरे पास कोई सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन एक चीज सर्टेन है कि जितना कॉस्ट इनकट किया उतना रिकवर कर लेंगे, इसीलिए रेवेन्यू जितना दिखाएंगे पीएल में कॉस्ट भी उतना ही दिखा देंगे कि जितना कॉस्ट इनकट किया उतना रिकवर कर लेंगे, मतलब 3 लाख लगाए 3 लाख रिकवर कर लेंगे, तो प्रॉफिट कुछ नहीं कमा पाएंगे बट लॉस भी नहीं होगा अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, इसीलिए वो 3 लाख लिखा है, तो वो एक लाइन मुझे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए था, ये वाला अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट था। तो आगे का जो खर्चा ये जो फ्यूचर वाला ये तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि ये हम लोग अभी इस तरीके से रिकॉर्ड करें, अभी इतना परसेंट हुआ है, फ्यूचर में कितना परसेंट होगा, तो ये सब का तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी आ गया है, तो जितना कॉस्ट लगा है उतना ही इनकट कर सकते हैं। व्हेन द अनसर्टेनिटीज दैट प्रिवेंट द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एस्टिमेटेड रिलायबली सीज टू एग्जिस्ट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। ठीक है, तो अगर ऐसा है अनसर्टेनिटीज है तो फिर हम लोग इसको इस तरीके से जितना तक रिकॉग्नाइज कर पाते हैं उतना रिकॉग्नाइज कर लेंगे, वही चीज हुआ है। तो ये वाला फिर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये वाला नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अनसर्टेनिटी आ गया है। तो इस प्रोसेस से कि फ्यूचर में इतना आ जाएगा, अभी इतना प्रॉफिट हो रहा है, अभी हमारा जितना कॉस्ट इनकट है उतना हमारा जो है अर्निंग हो गया है। अच्छा, थर्ड वाला हम लोग कर चुके थे, ठीक है। ये इलास्ट्रेशन टू जो है ये देख लेते हैं, देखो इलास्ट्रेशन टू में क्या बोला है, AB contractor enters into a contract on 1st Jan 2001 with XY to construct a 5 story building। ठीक है, तो XY के साथ कंस्ट्रक्शन के एग्रीमेंट में आया है AB, ठीक है, और 1st Jan को जो है 5 स्टोरेड बिल्डिंग बनाने का बात हुआ है।
under the contract AB is required to complete the construction in 3 years that by 31st December 2003। तो वही हो रहा है, जैन 2001 से दिसंबर 2003 तक हम लोग का 3 साल हो जाएगा, 3 साल में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। फिक्स्ड प्राइस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का फिक्स प्राइस है कि भाई ये 5 तल्ला बिल्डिंग बनाने का 5 करोड़ रुपया होगा। फिर बोल रहा है मेटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मेटेरियल। तो बोल रहा है कि एस्केलेशन क्लॉज बनाया गया है, तो उसमें बोला है कि 20% अगर मेटेरियल का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो पेमेंट करना पड़ेगा। लेबर कॉस्ट एस्केलेशन अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। अच्छा, फिर इन केस AB इज एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन लेस देन 2 years एंड 10 months इट विल बी एंटाइटल्ड फॉर एन एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 50 लाख। बोल रहा है कि क्योंकि AB ने 2 साल 10 महीने में काम कंप्लीट कर लिया, जबकि 3 साल का मतलब होना चाहिए 2 साल 12 महीना, मतलब 36 मंथ, बट इन्होंने 2 years मतलब 24 और 10 मतलब 34 मंथ्स में काम कंप्लीट कर लिया, तो इन्हें रिवॉर्ड या फिर इंसेंटिव जो भी बोलो वो मिलना चाहिए, जो कि है 50 लाख का। हाउएवर इन केस द कंस्ट्रक्शन इज डिलेड बियॉन्ड 3 year and 2 months, अगर 3 साल से ज्यादा हो गया, 3 साल 2 महीने से, XY विल चार्ज ए पेनल्टी 20 लाख, 20 लाख का पेनल्टी लेगा। ये सब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। At the start of the contract, AB has a reason to believe that construction will be completed in 2 years and 8 months. Assume that the construction was actually completed in 2 years 9 months. तो AB को ऐसे लग रहा था, ऐसा कोई रीजन था जिससे इसको ऐसा बिलीव आया कि भाई हम 2 साल 8 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, और एक्चुअली 2 साल 9 महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। Labor cost was originally estimated to be 1.20 crore based on initial minimum wages. However, the cost have increased by 25% during the construction period. Material cost जो है increased by 40% due to short supply. The total increase in material cost due to 40% escalation is 80 lakh. You are required to suggest what should be the contract revenue in above case. तो हमें बोला है कि इस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, पहले ये निकालते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, अगर ये सब एग्रीमेंट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है उसका सेल वैल्यू क्या होना चाहिए, तो कैसे करके निकालेंगे ये देखो। कौन से पेज में है, इस पेज में होगा, ये देखो, ये इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, ये वेरिएशंस, क्लेम्स, एस्केलेशंस, पेनल्टी, ये सब करके कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो नॉर्मल है, उसके बाद कुछ ये एड लेस वो सब तो बाद का बात है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कुछ एक होता है, ठीक है, या तो फिक्स्ड होता है या तो कॉस्ट प्लस होता है, तो यहाँ फिक्स्ड था 5 करोड़, 5 करोड़। फिर इसके बाद इनको क्या मिल सकता है, इसके बाद ये मेटेरियल कॉस्ट का कितना कितना क्या होगा वो बोला है, वो तो एस्केलेशन देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, नीचे बताए वो पढ़ लेंगे, यहाँ रूल्स बता दिया। फिर इसके बाद बोला है कि इनको 50 लाख का इंसेंटिव मिल जाएगा अगर ये 2 साल 10 महीने में काम कंप्लीट कर लेंगे, और इन्होंने कब एक्चुअली कंप्लीट किया, 2 साल 9 महीने में, ठीक है, ये रहा, तो इसका मतलब इनको इंसेंटिव मिलेगा। तो एड इंसेंटिव 50 लाख। फिर एस्केलेशन, एस्केलेशन भी मिलेगा, नीचे बोला था ना क्या क्या प्राइस ज्यादा कम हुआ है, तो एस्केलेशन मेटेरियल के ऊपर, मेटेरियल का क्या रूल्स बोला था कि टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मेटेरियल कॉस्ट, जितना मेटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा उसका 20%, तो यहाँ पर लिख देते टू द एक्सटेंट ऑफ 20%, ये हुआ था। तो देखते हैं मेटेरियल कॉस्ट कितना आया। मेटेरियल का कॉस्ट आया है ये 80 लाख, ठीक है।
बोल रहा है मेटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई, द टोटल इंक्रीज इन मेटेरियल कॉस्ट ड्यू टू द 40% एस्केलेशन इज 80 लाख। तो टोटल बढ़ के जो मेटेरियल कॉस्ट लगा वो 80 लाख है। तो 80 लाख हुआ है इसीलिए क्योंकि 40% प्राइस बढ़ गया, अगर नहीं बढ़ता तो इससे कम होता, तो उसमें से कंपेंसेट कितना होगा एस्केलेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग 20%। तो 80 लाख जो है उसमें से 20%, तो इंक्रीज वैल्यू कितना है, इंक्रीज वैल्यू है 40%, तो 40% इक्विवेलेंट टू 80 लाख हो गया। तो 20% कितना होगा, मतलब देखो क्या लिखा हुआ है कि material cost have increased by 40% due to short supply. The total increase in material cost due to 40% escalation is 80 lakh. तो 80 लाख इंक्रीज अमाउंट है कि भाई इंक्रीज टोटल मेटेरियल अमाउंट हमें नहीं दिया कि मेटेरियल का कितना खर्चा है। बोल रहा है कि मार्केट में प्राइस बढ़ने के कारण जो खर्चा होना चाहिए था, मान लो 100 लाख होना चाहिए था बट 180 लाख हुआ है, तो इंक्रीज कितना हुआ है 80 लाख, तो वो 80 लाख दिया हुआ है। तो 80 लाख इक्विवेलेंट टू 40%, तो 20% कितना होगा, क्योंकि 20% तक जो है वो एस्केलेशन क्लॉज में लिखा हुआ है कि बढ़े हुए प्राइस का 20% जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जोड़ा जा सकता है। ये इन्होंने पहले से खुद से डिसाइड कर रखा है, तो ये हो जाएगा 40 लाख। और लेबर का, लेबर कॉस्ट रिकवरी ये कितना होना चाहिए, इसका इन्होंने क्या रूल्स लगा रखा है लेबर कॉस्ट का, अप टू 30% इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस, अप टू 30% इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस। तो अब देखते हैं लेबर का क्या बढ़ गया है। लेबर का अमाउंट जो है वो हुआ है, लेबर कॉस्ट वाज ओरिजिनली 1.20 करोड़ बेस्ड ऑन इनिशियल मिनिमम वेज, ओरिजिनल 1.20 करोड़ है। अब हाउएवर द कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 25% ड्यूरिंग, तो एक्चुअली होना चाहिए 1.20 लेकिन 25% प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो अप टू 30% तक तो देना ही पड़ेगा, तो 25% मतलब अप टू 30% के अंदर ही आ रहा है, तो हमें देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, जितना बढ़ा हुआ होगा, तो 1.20 करोड़ है एक्चुअली, उसका 25% देना पड़ेगा। तो 1.20 ओरिजिनली होगा बट बढ़ गया है 25%, ठीक है। तो 1.20 में 25% जितना होगा वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जुड़ जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टी को देना पड़ेगा। तो ये हो गया 0.3 करोड़, मतलब 3 लाख हो जाएगा, सॉरी 30 लाख हो जाएगा। तो जितना है 1.20 ओरिजिनल है, ठीक है, और इसमें 25% बढ़ गया, तो एक्चुअली 1.20 करोड़ प्लस 30 लाख ये वेजेस पेमेंट करना पड़ेगा, जिसमें से 30 लाख हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ये ऐड कर देंगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ये पूछा था हमें पहला क्वेश्चन। तो 30 लाख, 40 लाख, 70 लाख, 70 लाख और 50 लाख, 1 करोड़ 20, तो 6 करोड़ 20 लाख, 6 करोड़ 20 लाख देखते हैं। हाँ, ये रहा 6 करोड़ 20 लाख। फिर इसके बाद जो बोला था वो भी पढ़ लेते हैं। बोल रहा है assume that in year 2002 XY has requested AB to increase the scope of the contract and additional floor is required to be constructed and there is an increase in contract fee by 1 करोड़, मतलब वेरिएशन का बात आ गया कि इसके बाद इन्होंने बोला कि 1 करोड़ और भी खर्चा करके ये कुछ और एडिशनल फ्लोर वगैरह बना दो, ठीक है। AB has incurred a cost of 20 lakh for getting the local authority approval which it will be entitled to claim from XY in addition to the increase in the fixed फी। बोल रहा है कि कुछ अप्रूवल वगैरह करवाना था लीगल काम, जिसकी वजह से 20 लाख लगा, और उन्होंने बोला कि हम ये क्लेम आपसे लेंगे। तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना होगा, तो ये दोनों चीजें जुड़ जाएगा, तो ऐड कर देंगे। वेरिएशन है एक फ्लोर बनाने का 1 करोड़, और एक क्लेम 20 लाख, तो 7 लाख, 7 करोड़ 40 लाख। तो ये सब अगर कंडीशन आ जाता है तो टोटल रेवेन्यू ये आ जाए 7 करोड़ 40 लाख, देख लेते हैं। हाँ, 7 करोड़ 40 लाख ये अमाउंट आ जाएगा।
इलास्ट्रेशन 2 हो गया, और 1 भी हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो एक बार जस्ट नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या कर लिया। एग्जाम्पल 1 2 हो गया, इलास्ट्रेशन 1 ये मैंने नोट डाउन किया था, इलास्ट्रेशन 1 हो गया। इलास्ट्रेशन मेनली नोट डाउन कर लेते, वही जरूरत पड़ता है। इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 2 अभी अभी किया, इलास्ट्रेशन 3 लास्ट क्लास में कर लिया था, इलास्ट्रेशन 3 लास्ट क्लास में कर लिया था। इलास्ट्रेशन 3, इलास्ट्रेशन 4 कर लिया, नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम्पल 4 तो हो ही गया है, इलास्ट्रेशन 4 कर लिया, इलास्ट्रेशन 5 कर लिया, 4 5 6। इलास्ट्रेशन 6 7 ये भी कर लिया, बस। तो इलास्ट्रेशन सभी कंप्लीट हो गया है, और एग्जाम्पल्स भी जो था वो भी कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर एमसीक्यू बाकी है, और कुछ केस सिनेरियो क्वेश्चन 9 10 11 12। ठीक है, तो शायद एक क्लास और लगेगा, एक क्लास से मे बी कम भी लग सकता है, पता नहीं, देखेंगे, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो चुका है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय मैम।